भारतीय इतिहास में इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, दिल्ली सल्तनत। इसे दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी शासक हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, एक लंबे समय के दौरान उनकी सत्ता का जो केंद्र था, उनकी जो राजधानी थी, राजधानी कौन सी बनी रही? दिल्ली बनी रही। अब दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक शासक थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत के जो प्रारंभिक शासक थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो स्लेव थे, वो गुलाम थे। इसीलिए इस वंश के प्रारंभिक शासकों को गुलाम वंश भी कहा जाता है। हालांकि बाद के शासक गुलाम नहीं थे, उनकी सत्ता का केंद्र भी दिल्ली बना रहा, राजधानी के रूप में इम्पोर्टेंस बनी रही। इसीलिए इस चैप्टर को एक नाम दिया गया है। इस काल को जाना जाता है जब दिल्ली सत्ता का केंद्र बन जाएगी, राजधानी के रूप में अपना महत्व रखेगी। इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में शुरुआत गुलाम वंश से होती है। तो जिन शासकों ने दिल्ली पर शासन किया मध्यकालीन भारत में, वो शासक दिल्ली सल्तनत के तहत गिने जाते हैं, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में एक से ज़्यादा वंशों के एक से ज़्यादा शासकों ने शासन किया, जिनको ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये एक से ज़्यादा शासकों और एक से ज़्यादा वंशों वाले विषय हैं, और इतने बड़े इतिहास को एक समग्र रूप से कम समय में पढ़ लेना और फिर उसमें से क्वेश्चंस की संभावनाएं बनाना अपने आप में एक उपलब्धि हो जाती है कि इतने बड़े विषय को हम एक निश्चित समय में पढ़ पाते हैं। और अगर आप ध्यान से इसे सुन भी रहे हैं तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, जो इतना बृहद विषय है उसको सुनने मात्र से भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। प्रतियोगी परीक्षा में कई रेगुलर पूछे जाने वाले प्रश्न आपके लगातार अपडेट होंगे और वो लगातार आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, इतिहास विषय के अंदर हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? वो गुलाम वंश का शासक था। प्रारंभिक कुछ शासक गुलाम थे, इसीलिए इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और यही वंश के अंदर जो अन्य वंश आ जाएंगे, वो दिल्ली सत्ता का केंद्र होने के कारण क्या कहलाएंगे? दिल्ली सल्तनत कहलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे गुलाम वंश के बारे में एक थोड़ा अनुभव मैं परिचय दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआत हम करते हैं गुलाम वंश से करते हैं। गुलाम वंश के बाद जिस वंश को हम पढ़ते हैं उसे खिलजी वंश लिखते हैं। खिलजी वंश के बाद जिस वंश की बात आती है वो आता है तुगलक वंश। तुगलक के बाद सैयद वंश का कोई विशेष बहुत बड़ा लंबा चौड़े चैप्टर नहीं है, जो ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है, एक या दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बनते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। क्योंकि देखिए, जितना ज़रूरी है हम उतना पढ़ेंगे तो निश्चित समय के अंदर पूरा हम कोर्स कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बन जाएगी क्वेश्चंस के अटेम्प्ट होने की। तो सैयद वंश का हम ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेंगे, और इसके बाद लोधी वंश या लोधी वंश जिसको लिखा जाता है वो वंश की बात करेंगे। तो लोधी वंश की जब हम लोग बात करते हैं तो लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, ये सब देखा जाए तो किस सल्तनत में आते हैं? ये सब काउंट किए जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। इनके समय राजधानी या सत्ता का केंद्र लगभग क्या था? दिल्ली रहा। तो दिल्ली सल्तनत के मैंने कुछ वंशों के नाम आपके सामने स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं, जिनको आगे हम 1 बाय 1 आगे क्लियर करेंगे जीके के रेफरेंस में। देखिए, जब गुलाम वंश की बात की जा रही है, गुलाम वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका पुत्र, लेकिन पुत्र का हो जाएगा निधन, तो दामाद जो इल्बारी वंश से था सिंहासन पर बैठेगा, इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश की जो इच्छा थी कि उसकी पुत्री शासक बने, सिंहासन पर कौन बैठी, राजिया। बीच में कुछ और शासकों के नाम आते हैं, उपलब्धियां विशेष नहीं होने के कारण हम उनको छोड़ देते हैं, जैसे लंबे समय शासन नहीं कर पाए, कोई विशेष उपलब्धि, विशेष युद्ध उनका नहीं है, कुछ अयोग्य शासक थे, कम समय के लिए टिक पाए। तो रजिया के बाद जिस शासक पर क्वेश्चन की संभावनाएं बनती हैं वो बलबन है। तो हम अगला शासक इसमें कौन ले लेंगे, बलबन ले लेंगे। तो गुलाम वंश के बारे में जिन शासकों का हमें ब्रीफ में स्टडी करना है, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत में जिन्हें हम पढ़ेंगे, वो शासकों के नाम मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। तो हम इन्हें पढ़ेंगे जो हमारे सक्सेस का बेस बनेंगे। तो आगे हम इस विषय को बढ़ा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैंने जिस वंश का नाम लिखा था वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे पहले मैंने इसका नाम लिखा है, वो मोहम्मद गोरी ने भारत में जो अपने क्षेत्र जीते, अपने जो प्रदेश जीते, जो एरिया उसने जीता था, वो अपने गुलाम मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए। तो मोहम्मद गोरी ने भारत में जो क्षेत्र जीता था वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिए। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। वो स्लेव था, इसीलिए उसके नाम से जो वंश उसने प्रारंभ किया उसको क्या नाम दिया गया, गुलाम वंश नाम दिया गया। वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी शुरुआत है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी। ये मात्र एक छोटा सा का शासन काल उसका रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 का जो उसका समय रहा, एक ऐसा छोटा सा समय है जबकि संभवतः अपने राज्य को स्थायित्व देने में लगा रहा होगा, अपने क्षेत्र को स्थायित्व देने में लगा रहा होगा। संभवतः निर्माण तक का समय तो उसको मिल नहीं पाया होगा, लेकिन फिर भी जो कहा जाता है, जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। तो यहाँ पर कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, जो कौन था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब मोहम्मद गोरी के जो विजित क्षेत्र थे, मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम को सौंप दिए थे, इसलिए वो यहाँ का शासक बना। तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने कुव्वतुल उल इस्लाम, कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया वो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी संत हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या था, कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शासक, कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाला शासक वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और राजस्थान का जो हृदय कहलाता है अजमेर, तो अगर अजमेर की बात की जाए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। कहा जाता है सम्राट बीसल देव
कि यहाँ संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तोड़कर इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवा दिया गया। तो 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया? अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार उसके द्वारा बनवाई गई। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी उसके द्वारा बनवाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई। अब देखें, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये दान बहुत करता था, दानी प्रवृत्ति, दानी प्रवृत्ति का शासक था। इसीलिए इसे हातिम द्वितीय भी कहा गया है। बताइए किस शासक को लाखों का दान देने के कारण हातिम द्वितीय कहा गया है? ये प्रश्न पहले भी एसएससी में पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एसएससी में जो क्वेश्चन आया है उसमें से आपके सामने है कि बताइए किसे लाख बख्श कहा जाता है? हातिम द्वितीय कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, वो लाखों का दान करता था, हातिम द्वितीय से उसकी तुलना की गई है। हातिम द्वितीय कहा गया है, लाखों का दान करने के कारण उसी को क्या कहा गया है? लाख बख्श कहा गया है। तो किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? लाखों की बख्शीश देना या लाखों का दान कर देना, लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो आपके सामने है। आप इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जब लाहौर की बात की जाती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक दौर है, अभी वो गुलाम वंश का संस्थापक है, अपने राज्य को स्थायित्व दे रहा है। तो जब वो रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, तब तक राजधानी दिल्ली नहीं लाहौर रही। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत का जो शासक है, जो प्रारंभिक शासक है, उसकी राजधानी दिल्ली नहीं, उसकी राजधानी लाहौर थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है उसकी राजधानी लाहौर थी। आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, लाहौर में ही जब वो चौगान खेल रहा था, चौगान का अर्थ होता है घोड़े पर बैठ करके पोलो खेलना। तो जब वो चौगान खेल रहा था, घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरा और मारा गया। तो कुल मिलाकर किस शासक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आप लोगों के साथ 3 रोचक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। जो 3 रोचक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं वो तीनों सामने हैं। बताइए किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर, किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो घोड़े से गिरकर कौन सा शासक मारा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लकड़ी का भवन गिरने से किस शासक की मृत्यु हुई? तो लकड़ी का भवन गिरने से किस शासक की मृत्यु हुई? वो शासक कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक। बताइए कौन सा शासक सीढ़ियों से
गिरकर मारा गया। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ था, पुस्तकें उतार रहा था, लड़खड़ाया, जीवन भर लड़खड़ाया, लड़खड़ाने से ही मृत्यु हो गई। सीढ़ियों पर गिरकर सीढ़ियों से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई? कौन सा शासक था? हुमायूं। तो हुमायूं की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए 3 रोचक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो देखें रोचक क्वेश्चंस में, किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई? लाहौर में चौगान खेल रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय हुई। बताइए, लकड़ी का भवन, स्वागत के लिए एक लकड़ी का भवन बनाया गया है, लेकिन लकड़ी का भवन गिर जाएगा और किसकी मृत्यु हो जाएगी? गयासुद्दीन तुगलक की। इसी के पुत्र के द्वारा, जूना खां के द्वारा ये भवन बनवाया गया था। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर चढ़ा हुआ है, पुस्तकें अध्ययन कर रहा है। लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लड़खड़ाया और लड़खड़ाने से ही जिस शासक की मृत्यु हो गई तो वो गिरा और गिरकर मारा गया। वो कौन था? हुमायूं। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में 1, 2 और 3 तीनों ये आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक सिंहासन पर बैठा वो कौन था? इल्तुतमिश था। वास्तव में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है उसकी तो मृत्यु हो गई। उसके बाद जो सिंहासन पर बैठा वो इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश क्योंकि इलबारी था इसीलिए इलबारी वंश का संस्थापक भी इसे कहा जाता है। तो बताइए, इलबारी वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई, पर इतिहासकार कहते हैं उसे इतना तो समय मिल ही नहीं पाया होगा कि छोटी सी अवधि का शासनकाल उसका रहा 1206 से 1210 की वो इसका निर्माण करवा पाता। पर कुछ प्रमाण में से मिल रहे हैं जहां उल्लेख आता है कि उसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो इतिहासकार कहते हैं वो जो कुतुब मीनार है उसकी पहली 4 मंजिल ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई, लेकिन कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल अर्थात निर्माण पूर्ण कराना, तो निर्माण पूर्ण कराने का कार्य किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। तो बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश का निर्माण पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया? इल्तुतमिश। मैं आपके साथ फिर एक बार शेयर कर रहा हूँ। कुतुब मीनार की पहली 4 मंजिलें या कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूछा जा रहा है कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो कौन सा शासक था? वो इल्तुतमिश था, जिसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया।